बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में खुशामदीद और मैं हूं आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके सेहत के मसाइल के बारे में हम ख़ुसूसी बातचीत करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होगी कैंसर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर समरा गुफरान हमारे साथ मौजूद होंगी और उनसे जानेंगे क्या वजूहात क्या है कैंसर की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं समरा? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। समरा, आज जिस तरह से ख़वातीन में हम देख रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की जो शरह है वो बहुत बढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजूहात क्या है इसकी? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर की शरह बढ़ने की वजूहात में सबसे इम्पॉर्टेंट वजह तो ये है कि देयर इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को आगाही नहीं है कि वो किस चीज़ से बीमार हो रहे हैं या क्या चीज़ है जो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किन सिम्टम्स के बाद जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि लैक ऑफ फैसिलिटीज़, ठीक है, इनकी तशख़ीस की फैसिलिटीज़ हमारे पास बहुत कम है, रूरल एरियाज़ में नहीं है। और उसके अलावा पावर्टी, लोगों के पास पैसे नहीं हैं इलाज के लिए, तो वो इग्नोरेंस में चले जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट वजूहात हैं कैंसर की शरह बढ़ने की: इग्नोरेंस, पावर्टी एंड नेग्लिजेंस। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए ख़वातीन को, ख़ास तौर पर किस तरह से इससे बचाव मुमकिन है? सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि कौन से एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कैंसर की जो शरह है वो ज़्यादातर 40 इयर्स से आगे की जो ख़वातीन हैं जो 40 क्रॉस कर जाती हैं उनमें ज़्यादा हैं। तो हमने रिस्क फैक्टर्स देखने हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम पहले से देखें ताकि हम अर्ली डिटेक्शन के जल्द तशख़ीस की तरफ जा सकें। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि देखा जाए कि बच्ची को माहवारी कब स्टार्ट हुई। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है? बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर जल्दी एज में माहवारी शुरू हुई है और एक औरत को बहुत लेट माहवारी ख़त्म हो रही है तो देखिए हार्मोन्स से ब्रेस्ट एक्सपोज हो रहा है। दो हार्मोन्स हैं जो ब्रेस्ट पे इफेक्ट करते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। वो दोनों, उन दोनों का जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा उतना रिस्क ऑफ चांसेस बढ़ेंगे, आपके रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ेगा। ठीक है, वो हो जाता है। दूसरा कि किस एज में फुल टर्म प्रेगनेंसी हुई है खातून की। प्रेगनेंसी भी बहुत ये डिपेंड जी, ये डिपेंड करता है क्योंकि प्रेगनेंसी भी एक हार्मोनल चेंजेस लाती है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा। कोई भी ऐसी स्टेट जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस करेगी, ऊपर नीचे करेगी या बॉडी के हार्मोन्स को छेड़ेगी तो उससे रिस्क फैक्टर्स बढ़ते हैं। तो जो कट ऑफ रखी हुई है एक हमारी स्टडीज़ ने एज, दैट इज़ 30। अगर 30 इयर्स के बाद कोई फीमेल फुल टर्म प्रेग्नेंट होती है तो उसके रिस्क ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, क्या इसकी क्या वजह होती है? यही जो मैंने आपको बताया, हार्मोन इम्बैलेंस। ओके, ठीक है, प्रेगनेंसी में हार्मोन्स एक हद तक जाते हैं। जी जी वजह से, बिल्कुल। और ये हार्मोन्स इम्बैलेंस जो है, ये जो यंग बच्चियां हैं लाइक 15 to 20 इयर्स में है, क्या उनमें भी ये पाई जाती है ये चीज़? उनमें सिर्फ तब होगी जब उनकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज होंगी। ठीक है, आजकल आपको पता है जो कि यंग बच्चियां जो हैं 12 to 13 इयर्स में जो है पीरियड्स हो जाते हैं नॉर्मली। दैट इज बिकॉज ऑफ द डाइट। ये डाइट की रीजन है? जी, ये जो हम चिकन लेते हैं, चिकन की वजह जी, प्रोसेस्ड फूड लेते हैं। ओके, जंक फूड, यस, ऑल प्रोसेस्ड फूड, ये सारी इन चीज़ों को इसकी तरफ आती है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा हमारे पास आ जाता है कि कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस होती हैं, यानी कि ये जो जीन्स है कुछ लोगों में हेरिडिटरी भी होता है ब्रेस्ट कैंसर, वो आपकी मैटरनल जीन्स से आ रहा होता है, यानी कि नानी, वालदा, खाला, बहन, इस तरह फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स उनमें आ रहा होता है। सो वो जीन डिटेक्शन होती है, BRCA1 जीन, BRCA2 जीन, उसके अलावा कुछ और जीन्स होती हैं। सो बेसिकली ये सारी जीन्स वो हैं जो आपके DNA को रिपेयर करती हैं, जिससे हम बने हुए, जिससे हमारे सेल्स बने हुए, दैट इज DNA। DNA की रिपेयर को जो चीज़ ख़राब करेगी वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क ज़्यादा कर देगी। क्या ये इनहेरेंटली भी डिपेंड होता है? जी, कुछ बहुत कम है इसका रेशियो जो इनहेरिटेड है, मौरूसियत में आ रही होती है पेरेंट्स से या आपको दादा दादी से, नाना नानी से। तो हाई रिस्क लिया जाता है उन खवातीन को जिनकी नानी, वालदा, खाला को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो चुका हुआ हो। तो उनके जो बच्चे होते हैं, बेटियां, उनको हम हाई रिस्क लेते हैं। फिर उनको बताया जाता है कि उन्होंने ईयरली अपना कौन सा टेस्ट कराना है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, अगर उसमें कोई उनको चेंज फील होता है तो उन्होंने कब रुजू करना है डॉक्टर से, कब आना है। टेस्ट क्या होता है, किस तरह से इसका ये टेस्ट होता है? जिनकी फैमिली हिस्ट्री चली आ रही होती है उनमें तो हम कहते हैं जेनेटिक टेस्टिंग कराएं। अब जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो हर जगह रेडिली अवेलेबल नहीं है एंड प्लस वो एक्सपेंसिव भी है। तो फिर व्हाट वी डू इज़ हम पेशेंट को बताते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कि वो कैसे करना है, खुद से अपनी ब्रेस्ट का मुआयना करना है उन्होंने। ठीक है, ताकि उनको कैसे मुआयना करना? जी, वो आपने बेसिकली बैठ कर
और लेट कर खातून ने अपना खुद ब्रेस्ट का मुआयना करना है हाथों के साथ। उन्होंने देखना है, उनको बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए हमारा नॉर्मल ब्रेस्ट टेक्सचर फील करने में कैसा है। जब हमें नॉर्मल पता होगा तो हम डेफिनेटली ये बता सकेंगे कि अब एबनॉर्मल क्या है, ठीक है ना। तो आपने फिंगर्स के साथ आपने सर्कल बनाना होता है बेसिकली ब्रेस्ट के ऑल अराउंड, तो वो देखना है, आपको पता चल जाएगा आपके दोनों ब्रेस्ट का टेक्सचर एक जैसा है। फिर आप हर महीने वो करें। अगर आपको खुदा न खास्ता लगे कि नहीं मेरे इस ब्रेस्ट में तो कोई चीज़ नहीं फील हुआ, लेकिन इस ब्रेस्ट में मुझे इस जगह पे थोड़ा सा डिफरेंस फील हो रहा है, तब वो टाइम है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और प्रॉपर एक एग्जामिनेशन करवाएं। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो हाई रिस्क ख़वातीन है जिनकी फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, उनमें हम कहते हैं कि अगर तो वो 40 ईयर्स ऑफ एज क्रॉस कर गए तो वो मेमोग्राफी करवाएं। अगर वो 40 इयर्स से कम उम्र की हैं तो फिर वो अल्ट्रासाउंड करवाएं। ईयरली मेमोग्राफी एडवाइस की जाती है 40 इयर्स से अबव एज की फीमेल्स को, और 6 मंथली अल्ट्रासाउंड हम एडवाइस करते हैं उन फीमेल्स को जो 40 इयर्स से कम एज में जी। तो इससे अर्ली डिटेक्शन हो जाती है। वैसे पाकिस्तान में रेशो क्या है, किस एज के खवातीन को ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, किसकी शरह जो बढ़ चुकी है पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान में हर 8 में से 1 खातून को ब्रेस्ट कैंसर है, एंड इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स द यंगर एज। ओके, जो सबसे 20+ अंडर 20 जो सबसे यंगेस्ट फीमेल मैंने ब्रेस्ट कैंसर के साथ डायग्नोज की थी, शी वाज 19 इयर्स ओल्ड जी। बट उसकी अर्ली डिटेक्शन हो गई थी, बट शी हैड अ रिस्क फैक्टर। तो उसकी स्टेजेस होते हैं, जैसे नॉर्मली कैंसर होता है उसकी स्टेजेस होती हैं, तो इनकी भी स्टेजेस होती हैं ब्रेस्ट कैंसर की। क्या मतलब फर्स्ट सेकंड में किस तरह से हमें अवेयरनेस हमें होनी चाहिए, हमें पता चले हमें कहाँ पे पेन हो रही है या गिल्टी बन रही है? एक तो नॉर्मल होता है जी, हम लोग, आपको पता है, आप कॉन्शियस हो जाते हैं थोड़ी सी भी गिल्टी कहते हैं यार ये शायद ये वो तो नहीं है जी, जी। तो क्या इसकी अवेयरनेस के बारे में किस तरह से जो आगाही आप दे सकती हैं हमें? देखिए, उसमें ये है कि एक तो जब आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है ब्रेस्ट में, ठीक है। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। पेन भी होती है तो वो आप देखिए ना, वही मैं कह रही हूँ, अलामात हैं। नहीं पहनना चाहिए, आप समझ रही हैं बात को? नहीं, आपने ब्रेस्ट को सपोर्टेड रखना है, तो वो पहनना है, आपने ब्रा पहननी है। ये एक मिथ है, ये एक मिथ है। आप लेकिन नॉर्मली यही कहते हैं कि आप नहीं पहननी चाहिए। नहीं पहननी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, प्रॉपर वेल फिटेड सपोर्टेड पहननी चाहिए, ठीक है। और हर खातून को जो ग्रोइंग एज की बच्चियां हैं उनको भी पहननी चाहिए। तो जो आपने रिस्क फैक्टर्स की क्वांटिफिकेशन करनी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप ये देखें कि अगर कोई ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में आपको कोई चीज़ डिफरेंट फील हुई है, अपने डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से मुआयना कराएं। बिल्कुल जी, बिल्कुल टाइटनेस फील हो रही है, बिल्कुल जरूर जाना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं वो माहवारी से रिलेटेड होती हैं, ब्रेस्ट चेंजेस, और कुछ चीज़ें होती हैं जो माहवारी से रिलेटेड नहीं होती। ये बेहतर आपको आपका डॉक्टर बता सकता है। पेशेंट यानी कि जो खवातीन है वो खुद से नहीं इस चीज़ को डील कर सकती, दे हैव टू गो टू अ डॉक्टर। ओके, फिर उसके बाद डॉक्टर से मुआयना करवाएं। फिर हम देखेंगे हमने अल्ट्रासाउंड करवाना है कि मेमोग्राफी करवानी है, बायोप्सी लेनी है या नहीं लेनी, उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे चलता है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आनी चाहिए, और स्क्रीनिंग मेमोग्राफी एंड स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। तो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन इसी से ही होती है जी। और जहाँ तक स्टेजेस की बात है, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेजेस जी, स्टेज 1 स्टेज 2 अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में आती है, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 लेट ब्रेस्ट कैंसर में आती हैं। स्टेज 3 एंड 4 में पेशेंट का सर्वाइवल इज लेस देन 50%। यस, दैट दीज आर द लेट प्रेजेंटेशन। इनके पेशेंट बहुत लेट आया है, या तो ट्यूमर उसकी स्किन से बाहर आ चुका है, या ट्यूमर ने उसके इर्द गिर्द के गदूद और जो ब्रेस्ट से रिलेटेड चीज़ें थी जैसे फसलियां हैं, इसके लिए सर्जरी रिकमेंडेशन होती है देन पे? जी, इसमें लेकिन वी कांट हेल्प द पेशेंट मच। आप उसको सिर्फ ब्रेस्ट ट्यूमर लोड कम कर देते हैं, बाकी जैसे होता है कि आप उनको कहें कि उनकी लाइफ एक्सपेंस भी आ जाते हैं, डेफिनेटली रिकंस्ट्रक्टिव इश्यूज भी आते हैं। ऑब्वियसली अगर आप एक बहुत बड़ा ट्यूमर है, वो ब्रेस्ट से स्किन से बाहर आया हुआ है, आपने उसको निकाला है, तो अब आपको उसको उस जगह को क्लोज तो करना है ना। उसके लिए आपको फ्लैप्स बनाने पड़ेंगे, आप कोई ग्राफ्टिंग करनी पड़ सकती है। एग्जैक्टली, हाँ जी, कह सकते हैं उसको। फिर खवातीन में कॉस्मेटिक रीजंस बहुत ज़्यादा है ना। अगर आपने किसी खातून का ब्रेस्ट रिमूव कर दिया है, सो इट बिकम्स अ टैबू, उसके लिए लाइफ मुश्किल है। सो वी ऑफर कंस्ट्रक्टिव सर्जरीज एज वेल,
कि आप पोस्ट कीमोथेरेपी, पोस्ट रेडियोथेरेपी, बहुत एक्सपेंसिव होगा। डेफिनेटली सारे ये ट्रीटमेंट्स एक्सपेंसिव हैं, बट अल्लाह का शुक्र है देयर आर मेनी फैसिलिटीज़ इन पाकिस्तान जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बड़ा अच्छा इस चीज़ का किया जाता है, बशर्ते कि मरीज़ टाइम पे आए ना, मतलब हाँ एग्जैक्टली तशखीस टाइम पे हो जाए। जो स्टेज 1 और स्टेज 2 कैंसर्स हैं वो लिमिटेड टू ब्रेस्ट होते हैं, वो बगल के गदूद में भी नहीं गए हुए होते, अगर गए हुए होंगे तो सिर्फ उधर तक ही होंगे, ठीक है। स्टेज 3 एंड स्टेज 4 आपके बाकी अज़ा को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, फेफड़ों में, दिमाग में, फसलियों में, जो डिफरेंट आपके बॉडी के लिम्फ नोड्स हैं, गदूद जिनको कहते हैं, उनमें चले जाते हैं। सो उनका ट्रीटमेंट जो है जिगर में चले जाते हैं, सो उसका ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ पैलिएशन। तो क्या इससे ब्लड की कमी भी होती है बॉडी में? आप देखें अगर जो चीज़ लिवर को इन्वॉल्व करेगी तो डेफिनेटली ब्लड तो फिर हाँ जी ज़रूर होगा उसमें। तो हर स्टेज का अपना ट्रीटमेंट है। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के अंदर पेशेंट के पास चॉइस होती है कि उनकी हम ब्रेस्ट कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि उनको उस चीज़ से नहीं गुजरना पड़ेगा, वी कैन सेव द ब्रेस्ट। लेकिन हर ट्यूमर के बाद आपको सजेस्ट किया जाता है कि ऑन्कोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व किया जाता है ना, कि अब आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं। कुछ ट्यूमर्स में बिफोर सर्जरी हम ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं एंड कुछ ट्यूमर्स में आफ्टर सर्जरी हम ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, ताकि कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है वो यही है। इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच जिसमें सर्जन, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ये सारे आते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेज में क्या जो थेरेपी से है फर्क पड़ता है उससे? जी, अगर आप थेरेपी जो वो लास्ट स्टेजेस में ही रिकमेंडेशन होती है? नहीं, इट डिपेंड्स। जब आप हम बायोप्सी लेते हैं, उसका एक पीस लेते हैं, तो हम देखते हैं कि कौन से रिसेप्टर्स को रिस्पॉन्स करेगा। ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर होता है, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर होता है और HER2 रिसेप्टर होता है, इसके अलावा 2 और रिसेप्टर्स होते हैं। सबसे बेस्ट जो मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करेगा ट्यूमर वो है जिसके मैक्सिमम रिसेप्टर्स पॉजिटिव आएंगे, ठीक है ना। उसमें आप पेशेंट को सिर्फ उतना हिस्सा ब्रेस्ट का यू कैन रिमूव इट एंड आप पेशेंट को इंजेक्शंस देते हैं, जिसको हम कैंसर कश इंजेक्शन या कीमोथेरेपी के इंजेक्शंस देते हैं, वो देते हैं, या हम पेशेंट को एक कीमोथेरेपी की टैबलेट दे दी जाती है कि आपने ये इतना टाइम लेनी है, ठीक है। और बस यंग फीमेल्स में तो बड़ा अच्छा कीमोथेरेपी का रिस्पांस आता है, उसको हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। बॉडी जो वेरी करता है, ये ट्यूमर प्रेजेंटेशन पे वेरी करता है, एज एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द ट्यूमर उस पे वेरी करता है। और डायबिटिक जो होंगी फीमेल, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होगा? नहीं, उसके लिए भी डेफिनेटली वो होता है कॉम्प्लिकेटेड, बट वी हैव टू मैनेज देयर डायबिटीज एट द सेम टाइम। उसी टाइम हमने पेशेंट को डायबिटिक कंट्रोल भी करना है और हमने पेशेंट को कीमोथेरेपी भी देनी है। यंग फीमेल्स में प्रेफर किया जाता है टू कंजर्व द ब्रेस्ट, यानी आप ब्रेस्ट को सेव कर लें। उसमें ये होता है कि हम पेशेंट को पहले कीमोथेरेपी के लिए एडवाइस करते हैं कि आप पहले कीमोथेरेपी करवाएं, दैट इज न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। उससे ट्यूमर का साइज श्रिंक हो जाता है। सो जो एरिया आपने रिमूव करना है, जहां आपने 1/3 ऑफ ब्रेस्ट रिमूव करना था, वहां आपको शायद थोड़ा रिमूव करना है। जैसे आप बता रही है, रिमूव की जब स्टेज आती है वो लास्ट होती है सबसे? नहीं, ये सेकंड में भी और थर्ड में भी होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेजेस में जो होता है ये रिमूव? हाँ जी, आप रिमूव कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा तो कीमोथेरेपी का इतना अच्छा रिजल्ट आता है कि लंप लिटरली डिसअपियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती सर्जरी की। लेकिन अगर लंप रिड्यूस कर जाए साइज में बट इट स्टेज देयर, तो फिर डेफिनेटली आपने कुछ साइकिल्स कीमोथेरेपी के लेके फिर अंडरगो द सर्जरी, आप सर्जरी करवाएंगे, लंप रिमूव होगा। जब आपका जख्म ठीक हो जाएगा तब आप दोबारा कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की तरफ जाएंगे। वो ऑन्कोलॉजिस्ट बेहतर फिर गाइड करते हैं कि अब आपको कितने साइकिल्स लगने हैं इसके। सो जो कंप्लीट कोर्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, इट इन्वॉल्व्स बिफोर सर्जरी कीमोथेरेपी, देन सर्जरी, देन आफ्टर सर्जरी कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। कंप्लीट इलाज लोगों को करवाना चाहिए अगर अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा रखनी है तो, क्योंकि आधा इलाज तो फिर कोई इलाज ना हुआ ना, कि अगर आपने सर्जरी करवा लिया एंड यू एक्सपेक्ट कि अब सब कुछ ठीक हो गया, नहीं। जो खुलिए टूट के ब्लड में चले गए हैं उनको आपने बर्न करना ही करना है, एंड वो कैंसर कश इंजेक्शन से होते हैं जिनको हम कीमोथेरेपेटिक इंजेक्शन कहते हैं। और प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए, खवातीन को क्या रखनी चाहिए जिससे जो हेल्दी लाइफस्टाइल? हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या कुछ होना चाहिए? लो फैट डाइट लें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। देखिए वही चीज़ है, जो चीज़ डीएनए को रिपेयर करने में हेल्प करेगी ना, आपने वो चीज़ अपनी डाइट में लेनी है। इम्यून सिस्टम पे भी बहुत डिपेंड करती है? डेफिनेटली करता है, डिपेंड करता है आपके इम्यून सिस्टम पे, क्योंकि आपका जब कोई सेल ब्रेक होता है उसको हील करने के लिए विटामिन सी चाहिए, जिंक चाहिए। आपको पता खवातीन में आयरन की बहुत कमी है। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा कमी है। तो अपनी डाइट बेहतर रखें, एक्सरसाइज करें,
ओबेसिटी की तरफ मत जाएं, अपनी फिजिक को, अपने वेट को मेंटेन रखें और हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। तो कैल्शियम जो है वो कौन सा इनटेक होना चाहिए? आप ओरल कैल्शियम ले सकते हैं, बट ज़्यादातर मैं जो पेशेंट्स को कहती हूँ कि अपनी डाइट इतनी अच्छी रखें कि आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है ना, जो नेचुरल आपको मिल रहा है दूध से, चीज़ से, दही से, अंडे से, आप वो लें बजाय इसके कि आप टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं। अभी आप हेल्दी हैं, अभी यू हैव टीथ, यू कैन च्यू, यू कैन एंजॉय द टेस्ट ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली, आप वो एंजॉय करें बजाय इसके कि आप टैबलेट्स पे आ जाएं, यू फील योरसेल्फ कि आप बीमार हैं। तो अभी तो हेल्दी हैं, अभी लें डाइट से अपना सब कुछ पूरा करें तो हेल्दी रहेंगे फिर। अब मुझे बताइएगा इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? जी अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर के अलामात 3-4 हैं जो कि आपको इसकी तरफ लेके जा सकती हैं कि शक है कि ब्रेस्ट कैंसर है। सबसे पहले तो ब्रेस्ट की डिस्टॉर्शन हो जाती है, यानी कि ब्रेस्ट की शेप खराब होना शुरू हो जाती है। निपल या तो अंदर की तरफ चला जाता है या निपल सख्त हो जाता है, पत्थर की तरह सख्त हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, गिल्टी नजर आना शुरू हो जाती है, या ऊपर से नजर आएगी या मरीज खुद फील करेगा नहाते हुए, वो आपको बताएगी कि मैं नहा रही थी और मुझे इस तरह इधर गिल्टी महसूस हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है निपल डिस्चार्ज। इट कैन बी ब्लडी डिस्चार्ज, इट कैन बी वाटरी डिस्चार्ज के वक्तन फवक्तन मरीज आपको कंप्लेंट करेगा कि मेरे निपल से डिस्चार्ज आ रहा है, तो उस डिस्चार्ज को भी देखना होता है। और कुछ खवातीन जो फीड ही नहीं करवाती हैं, हाँ नहीं, वो भी आपको रिस्क बढ़ा देता है टूवर्ड्स कैंसर। ब्रेस्ट फीडिंग बेसिकली प्रोटेक्टिव है टूवर्ड्स ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है ना, वो आपके हार्मोन्स, जब वही मैंने जैसे पहले बात की थी कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है जब वो डिस्टर्ब होगा तो आपका रिस्क बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर का। तो ब्रेस्ट फीडिंग इस चीज को बड़ा कंट्रोल रखती है। सो आप देखें, जो पहले जमाने में खवातीन ब्रेस्ट फीड कराती थी, पहले ये रेशो कम था, अब ये रेशो ज्यादा है और अब यंग फीमेल्स में भी ये रेशो बढ़ता जा रहा है। द रीजन बीइंग के एक तो फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत लेट है, आफ्टर 30 इयर्स है। दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है। तीसरा, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम यूज करते हैं वो तो है ही ईस्ट्रोजन और ईस्ट्राडायोल, मतलब यानी कि उसी हार्मोन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सो आप बाहर से वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं बॉडी को, सो उसने तो इफेक्ट ही आपके यूट्रस और आपकी ब्रेस्ट पे करना। सो हम एक इम्बैलेंस खुद क्रिएट कर रहे हैं। जो फीमेल्स बर्थ कंट्रोल के लिए ये लेती हैं इस तरह की पिल्स, वो भी एट हाई रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, दे आर एट हाई रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सो ये सारी चीज़ें हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ा देती हैं, अलामात हैं जिनको खवातीन को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। और जो हार्मोन्स डिस्टर्बेंस है, ये कितना इम्पैक्ट डालते हैं? दैट डिपेंड्स कौन सा हार्मोन है, क्योंकि ब्रेस्ट के लिए तो आपका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज से हो सकता है। जैसे बच्चियों में कहते हैं कि अंडेदानी के अंदर छोटी छोटी थैलियाँ बन गई हैं, तो उनकी माहवारी इरेगुलर हो जाती है। तो इस तरह की फीमेल्स जब आगे एज उनकी बढ़ती है, वो उनका रिस्क बढ़ जाता है टुवर्ड्स ब्रेस्ट कैंसर। और ये ज़रूरी नहीं है कि वही फीमेल्स जिनकी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, उनको ही आगे ब्रेस्ट कैंसर होगा। 80% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर्स आर दोज ब्रेस्ट कैंसर जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, बट उन फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उनके और रिस्क फैक्टर्स थे और रीजंस थे। मे बी उनकी पहली प्रेगनेंसी लेट थी, मे बी उनका जो माहवारी स्टार्ट हुई वो जल्दी स्टार्ट हुई, मे बी उनकी ओबेसिटी ज़्यादा थी, उनकी डाइट सही नहीं थी, वो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं थी। आपकी बात काट रही, कुछ खवातीन ऐसी हैं बिल्कुल पीरियड्स नहीं होते। हाँ जी, ठीक है, जैसे लाइक 30+ एज हो गई है, पहले हो रहे थे लेकिन अब सडनली बंद हो गए जी। इसकी क्या वजूहात होती है, क्या ये भी इम्पैक्ट डालती हैं? जी ज़रूर। देखिए, आपका यूट्रस और ब्रेस्ट इन पे ऑलमोस्ट सेम हार्मोन्स इफेक्ट करते हैं। अगर माहवारी नहीं हो रही, दिस मीन्स कि ब्रेस्ट को जो रिक्वायर्ड हार्मोन है वो नहीं जा रहा, तो ब्रेस्ट टिश्यू आपका सही डेवलप नहीं हो रहा। ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप होने के लिए ईस्ट्रोजन बहुत जरूरी है और उसको मेंटेन रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत जरूरी है। सो ये इम्बैलेंस आ रहा है। तो उन बच्चियों को जिनको इस तरह का मसला होता है बचपन में या माहवारी की प्रॉपर एज में कि माहवारी नहीं आ रही, उनकी ब्रेस्ट में छोटी छोटी गिल्टियां बनना शुरू कर देती हैं। शुरू में वो नॉन कैंसरस होती है, लेकिन वो फील नहीं होती है। हाँ, वो पेन फील होती है, पेन फील होती है। ओके, माहवारी के टाइम उनको वो पेन फील होती है, लेकिन वो गिल्टियां कैंसरस नहीं होती। बट ऐसी बच्चियां एट हाई रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होती हैं जिनको इस तरह का इशू रहता है। सो बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस आपने उसको देखना होता है, उसको अवॉइड करना है। बाहर से मतलब जो हम टैबलेट की फॉर्म में हार्मोन्स ले रहे हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स की सूरत में, वो अवॉइड करना है, कम से कम लें उसको। और डिवाइसेज हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, उनको और तरीके उनको अपनाएं कि इससे थोड़ा सा परहेज किया जा सकता है। इस समय पाकिस्तान में जो है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से क्या अवेयरनेस के लिए हुकूमत पाकिस्तान क्या इकदाम कर रही है?
अब तो काफ़ी अच्छे इकदाम हैं वैसे। अब इन्होंने प्रॉपर टीवी पे एड्स आने लग गए हैं ब्रेस्ट कैंसर आना शुरू हो गई है, बताया जा रहा है लोगों हाँ को। जी। जैसे कि वो एक मुहिम भी स्टार्ट की गई थी पिंक रिबन। हाँ जी, पिंक रिबन, यस, दैट वाज वेरी वेरी इफेक्टिव, वो बहुत अच्छा था। उसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उन्होंने ये किया कि मोबाइल मेमोग्राफी एम्बुलेंसेस कह लें आप उनको, मोबाइल यूनिट है, दे सेंड इट टू BHU छोटे छोटे इलाकों में भेजते हैं और फ्री स्क्रीनिंग मेमोग्राफी की जाती है। एंड ट्रस्ट मी 80% वहाँ से हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट आता है। लेकिन मेमोग्राफी अच्छा इस तरह से कि अर्ली डिटेक्शन हो जाती है, तभी बहुत छोटा होता है पेशेंट आता है हमारे पास, अच्छा इलाज हो जाता है, पेशेंट कैंसर फ्री हो जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। सो बेसिकली आपको अवेयरनेस फैलानी है, आपने बताना है ख़वातीन को कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, कोई चेंज देखते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं, खुद से दम दुरूद नहीं करना। इसका ठीक है, दुआ में बरकत है, आप अल्लाह ताला सुनता है, बट दवा भी ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर इससे नहीं, इसकी जो मेडिकेशन है बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। टाइम पे तशखीस बहुत ज़रूरी है। अगर लेट आएंगे तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, बट उतनी बेहतर नहीं है जितनी जल्द तशखीस की हैं। और हमारे जो यंगेस्ट बच्चियों उन्हें क्या आप एडवाइस करेंगी? I would advise them to have a healthy diet, take fruits, take plenty of water, avoid obesity, लेकिन avoid इतना भी ना करें कि बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाएं। और अगर if you see or feel any change in your breast, do tell your mother if you are young, या अगर आप खुद इतने बड़े हो तो do consult a doctor। यानी डॉक्टर से जो है वो मशवरा करना बहुत ज़रूरी है, फिर अकॉर्डिंग टू अब डॉक्टर जो अपनी मेडिकेशन जो है वो आप लें। तो इसके साथ ही जो है बहुत शुक्रिया समरा, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है, तो इसके साथ ही यहाँ से मुझे इजाज़त दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और अल्लाह के बाद।